जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप सीआरपीएफ एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर मैथ के अंदर करना चाहते हैं और सिलेक्शन इस बार पक्का करना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 46वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 45 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एग्जाम के अंदर कम समय में जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। यदि इस क्लास का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सैनिकों के एक शिविर में 200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 20 दिनों के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं, जिससे बची हुई खाद्य सामग्री अगले 80 दिनों तक चलेगी। आरंभ में कितने सैनिक थे? मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आरंभ में सैनिकों की संख्या नहीं बताई, तो माना कि आरंभ में सैनिक x सैनिक थे। अब यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन एक छोटे से कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। m1 d1 और बराबर लिखोगे आप m2 d2। यहाँ वैल्यू पुट करने से आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। m1 का मतलब प्रारंभ में कितने मेन थे, माना कि प्रारंभ में x मेन थे, मतलब आदमियों की संख्या। और d1 का मतलब दिनों की संख्या। आपको 200 दिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखना है। जितने दिन यहाँ पर काम हो चुका है, 20 दिनों का काम हो चुका है तो 200 टोटल दिनों में से 20 दिन आप जितने दिन का काम हो चुका है उन्हें माइनस करोगे तो आपके पास D1 का मान कितना आएगा? 180 आपको रखना है। और बराबर M2 का मान क्या रखोगे? बाद वाले मेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला कि 20 दिनों के बाद 100 और सैनिक आ जाते हैं। पहले प्रारंभ में सैनिक x थे, 100 सैनिक और आ जाएंगे, मतलब प्रारंभिक सैनिकों की संख्या में 100 और जोड़ेंगे, यानी कि x + 100। M2 का मान बनेगा और बची हुई खाद्य सामग्री अगले 80 दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर आगे D2 का मान आपको कितना रखना है? 80 दिन यहाँ पर रखना है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से कट करेंगे 2 चुको 8 हो जाएगा, और 2 इनाम 18। 9 का गुणा x से करेंगे 9x हो जाएगा, और बराबर 4 का गुणा x से किया जाए तो 4x बनेगा, और प्लस का साइन है प्लस लगाओ। 4 का गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400। x को एक साइड कर लो, यानी कि 9x में से प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर में बच जाएगा 400। तो यहाँ पर बचेगा 5x और बराबर में है 400। x का वैल्यू लेके आ जाओ तो यहाँ पर गुणा का 5 इधर भाग में भाग लगा दो 400 में, तो यहाँ पर प्रारंभ में कितने सैनिक थे यही x का मान होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 80 निकल कर आएगा। यही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P1 P2 और P3 का औसत यहाँ पर 50 है। यदि P1 का मान इस औसत का आधा है तो P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 3 डेटा का एवरेज आपको दिया है, और जब आपको औसत दिया जाए और डेटा कितने हैं ये दिया जाए तो आप योग निकाल लो। और योग का जो फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या होता है। औसत गुणा संख्या, जो औसत दिया है और कितने डेटा है वो संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? P1 प्लस P2 और प्लस P3 का क्या निकाल लोगे? योग। तो औसत जो दिया है 50, इसमें हम गुणा करेंगे संख्या का, यानी ये 3 डेटा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, 150। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर P1 का मान बताया, तो P1 का वैल्यू ये कहा गया क्वेश्चन में औसत का आधा है। तो P1 का मान औसत जो दिया है 50,
इसका यदि हम आधा करेंगे तो P1 का मान आ जाएगा 25, 50 औसत था, 50 का आधा 25 होता है, तो P1 का मान हमें दिया है 25। अब P1, P2, P3 के मान में से आप P1 का मान यदि घटा लोगे तो हमारे पास P2 और प्लस P3 का हमारे पास योग बच जाएगा। यानी आप क्या करो, 150 में से इस 25 को माइनस कर लो तो हमारे पास P2 प्लस P3 दोनों का योग बचेगा, 125 यहाँ पर बच जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि P2 और P3 का औसत बताओ, और औसत का फॉर्मूला आप कभी भी औसत यदि निकालना चाहे तो जो आंकड़े हैं उनके योग में, तो आंकड़ों का योग हमें मिल चुका है 125, आंकड़ों की संख्या का भाग लगा दो। कितने आंकड़े हैं ये, 2 आंकड़े हैं तो 2 का भाग लगा दो, नया औसत आपको मिल जाएगा। 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 दूनी 4, एक बचा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंज 10, 62.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यकीन मानिएगा एक सरलीकरण का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा, तो यहाँ बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट में भी यहाँ पर पहले क्या लिखा है, तो ब्रैकेट में सिर्फ भाग लिखा है, तो आप क्या करो, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4 होता है, ब्रैकेट दोनों सोल्व हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब बाकी बची हुई वैल्यू को हम ऐसा ही लिखेंगे, 25 प्लस 12 माइनस 2, और आगे क्या लिखा है, प्लस का 2। अब क्या करो, पॉजिटिव पॉजिटिव को आप जोड़ लें तो यहाँ पर 2 2 4 और 5 होता है 9, और इसी प्रकार यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 यानी 39, और माइनस 2, 39 में से 2 घटाओगे तो 37। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से वी बोर्ड मास रूल लगाओगे, सरलीकरण का क्वेश्चन है, इस व्यंजक का मान हमें बताना है। तो इस व्यंजक में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट आपको एक से ज्यादा ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा। छोटे ब्रैकेट में लिखा 6 + 1, मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बाकी को आप ऐसा ही लिखो ताकि आपका कभी भी जैसे बताया जा रहा है वैसे सोल्व करोगे, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। 6 के बाद में ब्रैकेट के अंदर आया 7, तो ये गुणा में आएगा क्योंकि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, और यहाँ पर 7 लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट पुनः लगा लेंगे, और भागित कितना लिखा है 8, और प्लस लगाएंगे हम 18। फिर से ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा, आप इसे सोल्व करो। इसके अंदर भी एक से ज्यादा चिन्ह होते हैं तो उन्हें भी वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करो। पहले यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 6 × 7 होता है 42, और माइनस यहाँ पर इधर लिखा है 50, और अभी इसको घटा लो क्योंकि ब्रैकेट को पूरा हटाने के बाद ही हम आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 4 गया 0, और यहाँ पर आगे क्या लिखा, भागित, फिर से 8 लिखा, और प्लस का कितना है 18। यहाँ भी बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो पहले भाग होगा, 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 + 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फॉर्मूला यूज होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला जो होता है 6a² होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान तो दिया, और a क्या होगा, यहाँ पर घन की भुजा होगी, तो हम a का वैल्यू लाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ की जगह मान लो उदाहरण के लिए 49 रखा जाए बराबर, और यहाँ पर क्या है 6a², तो हम रेशो में दिया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 6a² बटे में दूसरे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर से 6a², और बराबर में हम लिख सकते हैं 49 डिवाइड बाई 81। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 और a2 इन दोनों की भुजाएं मान लो, ये दोनों a का वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट का 49 और रूट का इधर हो जाएगा 81। सिंपली यहाँ पर a1 भुजा अनुपात a2 बराबर 49, 7 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब दोनों की भुजाएं जो है a1 अनुपात a2 उनका अनुपात हमें मिल चुका है 7:9। क्वेश्चन में बोला आयतनों का अनुपात बताओ, तो आपको मैं बता दूं घन का आयतन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे।
तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर आयतनों का अनुपात लाने की जो भुजाओं का अनुपात है, आप क्या करो इनका क्यूब कर दो। तो 7 का भी क्यूब करेंगे, रेशो 9 का भी क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, रेशो 9 का क्यूब होता है 729। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 343 अनुपात 729 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में दिया है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, और पूछा गया है धारा की दिशा में। तो जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, नाव की धारा की दिशा में चाल लेके जाओ। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर शांत जल में जो चाल होती है, और याद रखना जो धारा की चाल होती है दोनों जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास जो चाल बन जाती है नाव की, धारा की दिशा में चाल बन जाती है। शांत जल में चाल अपने को दी गई है 14 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल यहाँ पर क्वेश्चन में बताया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में उस नाव की चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोला गया कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें यहाँ पर समय लाना है, और समय का फॉर्मूला जो होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन दूरी तो हमें क्वेश्चन में दी है 80 किलोमीटर, बटे में चाल कौन सी रखेंगे हम, धारा की दिशा में नाव की चाल जो हमने बनाई है इसको बटे में लिखेंगे, यानी कि 20 को, और 20 का 80 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 घंटे। तो धारा की दिशा में वो नाव 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का टाइम लेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो याद रखो यहाँ पर छूटें जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस वस्तु का अंकित मूल्य मान लो, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 अनुपात था। अब क्या करो, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य आता है। ये 100 जो था अपने आप में 100% था। पहली छूट 20% दी गई, 100% में से 20% को कम करो तो 80% निकालेंगे जो अंकित मूल्य था उसका। लेकिन एक छूट के बाद वापस ये वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है। तो दूसरी छूट 30% है, 100% में से 30% को माइनस करो, 70% निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिस्काउंट के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आ जाएगा। 7 का गुणा 8 से करेंगे 56 हो जाएगा। तो वस्तु 100 रुपए अंकित मूल्य वाली 56 रुपए में बेची गई। क्वेश्चन ने ये पूछा कि उसका एमआरपी, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य होता है एमआरपी, और उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, इन दोनों का अनुपात बताओ। तो एमआरपी हमारे पास क्वेश्चन में हमने माना था 100 अनुपात, और सेलिंग प्राइस निकल कर आया कितना, 56। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे काट लेना है। 2 से काटेंगे ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और एक बचेगा 2 आठी 16। 2 से फिर काटेंगे तो 50 का तो 25 हो जाएगा, और 28 का 14 हो जाएगा। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य और इसके विक्रय मूल्य का जो अनुपात बनेगा 25 अनुपात 14 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपको अनुपात दिए गए, जैसे 2:5, फिर कोमा 1:2, 8:15, 3:15, इनमें सबसे बड़ा अनुपात बताओ। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है, जो अनुपात दिया इसको आप बटे में भी लिख सकते हो। जैसे 2:5 है, इसे आप 2/5 लिख सकते हो, और इसे दशमलव भिन्न में बदल लो। 0 लगा के दशमलव लगाओगे तो 20 बन जाएगा 2 का, और 20 में 5 का भाग लगाएंगे 4 बार भाग जाएगा, और मन से एक 0 लगा दो। इसका मतलब 2/5 का दशमलव मान जो होता है 0.40 होता है। इसी प्रकार क्या करो, 1/2 का भी दशमलव मान बना लो, 1.2 5 10 हो जाएगा, और ये 0 लगा लो। इसी प्रकार क्या करना है,
8/15 का भी आपको दशमलव मान बना लेना। 0 दशमलव तो ये 80 हो गया और 15 पंच 75 होता है। अब कितना बचा? 5 बचा तो ये 50 बन जाएगा। 15 × 3 = 45, 3 बार भाग जाएगा तो 0.53। 8/15 का क्या हो जाएगा? दशमलव मान। इसी प्रकार आप क्या करो, 3/5 का भी दशमलव मान बनाएंगे तो 5 × 6 = 30 होता है। 6 बार भाग जाएगा दशमलव लगाने के बाद 30 बनकर, और 1 0 मन से लगा देंगे। अब क्वेश्चन ने कहा सबसे बड़ा अनुपात बताओ, तो जो दशमलव मान सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। सबसे बड़ा दशमलव मान हमें 53 दिखाई दे रहा है। 53 नहीं, माफ करना, यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है। और 60 किस फ्रैक्शन से ये बना, यानी किस अनुपात से ये बना? तो 3/5 से ये 60 बना, 60। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 3:5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है और लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगभग में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं और क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, 15 संतरों का विक्रय मूल्य, तो आपको लिखना है 15 गुणा SP, और बोल रहा है 19 संतरों के क्रय मूल्य, तो आपको लिखना होगा 19 गुणा CP। ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं। ये ऐसा बोला तो दोनों के बीच में बराबर का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन अनुसार अब क्या करेंगे, हम CP और ASP का मान लाएंगे, तो इस CP को यहीं रखते हैं और गुणे का ASP इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और इधर तो 15 लिखा था ऑलरेडी, और गुणे का 19 इधर आएगा तो भाग में 19 हो जाएगा। तो CP कितना है? CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, और उसके बाद ASP का मतलब है विक्रय मूल्य। तो अगर किसी वस्तु को 15 में खरीदा जाए और 19 में बेचा जाए तो क्या होगा? हमेशा लाभ ही होगा। तो ये लाभ कितना होगा? 19 - 15 करेंगे, 4 यूनिट का लाभ होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत का मान फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में 4 का, बटे में क्रय मूल्य CP कितना है 15, और गुणा में कितना करेंगे 100, तो हमारे पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। 5 × 3 = 15 होता है, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार कटेगा, और 20 गुणा 4 हो जाएगा 80। 80/3 करेंगे, 3 से 80 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, दशमलव लगाओ 20 बनेगा, 3 छंग 18, 26.6% का इस क्वेश्चन में लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में खिलौने का क्रय मूल्य बताया है, क्रय मूल्य बताया है 400 रुपए, और दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 15% इस पर हानि उठाई, तो आप क्या करो, 100% में से 15% हानि हटा दो, तो हमारे पास बनेगा 85%। और ये जो 85% बना, ये विक्रय मूल्य का प्रतिशत है, मतलब बेचे गए मूल्य का प्रतिशत है। क्वेश्चन अनुसार हमें यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य लाना है, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य लाने के लिए जो क्रय मूल्य है वस्तु का 400, इसका डायरेक्ट आप 85% निकाल दो, तो 85/100 हो जाएगा। और यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा, 4 से गुणा करेंगे 85 का, 4 × 5 = 20, 2 बचा, 4 × 8 = 32 और 2 हो जाएगा 34। 340 रुपए में इस खिलौने को बेचना पड़ेगा 15% हानि पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये था वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन का सेट प्रतिदिन की भांति। प्रतिदिन आप लोगों से मैं यहाँ पर, आप कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखिएगा। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आप अगर मैथ में कमजोर है तो भी देखिएगा, आपका मैथ कंप्लीट है तो भी आप इस सेट को जरूर देखा करिएगा। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को प्रतिदिन लाइक शेयर जरूर किया करें, आपके लिए ही ये सारी मेहनत की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और PDF इस क्लास का प्रतिदिन आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करें, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।